हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। वेस्ट बंगाल साइड पेपर वन के लिए आज हम पढ़ेंगे रिसर्च हाइपोथेसिस एंड उसके डिफरेंट टाइप्स। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना। रिसर्च के दौरान हमें बहुत बार गेस करनी होते हैं चीज़ों को, परिकल्पना करके अपने सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करनी होती है। वही सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आज के सेशन में मैं डिटेल में आपको कवर करवाऊंगी। एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इस टॉपिक को अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो कहीं से भी कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रिपरेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें आप आसानी से 75 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप एक स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो करते हो। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। इसमें हम कंप्लीट पेपर वन के फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की मैं श्योरिटी देती हूँ। साथ ही फुल सिलेबस नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे जिसको आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में आपको 60 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे दोनों लैंग्वेजेस में, एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड ये मॉक टेस्ट अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि रिवीजन के दौरान भी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ये सभी क्वेश्चंस रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करते हैं। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। एग्जाम तक ये फीस वैलिड रहेगी, ये कोर्स वैलिड रहेगा। एंड इसके फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स के ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस मिल जाएगा, सेपरेटली मेरे फोल्डर्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहां पर आपको थियरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और नोट्स भी मिल जाते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है। डेफिनेटली 6 महीने के अंदर अंदर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में यही कोर्स मदद करेगा। गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इस कोर्स की पूरी जानकारी जरूर ले सकते हो। हाइपोथेसिस एक ऐसी टर्म है जो कि हम पूरे रिसर्च में बार बार यूज कर रहे हैं, चाहे फिर वो स्टेप्स हो रिसर्च के, चाहे वो मेथड्स हो रिसर्च के। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना, यानी कि किसी चीज को गेस करना, किसी चीज को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे हाइपोथेसिस बोला जाता है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होती है दैट इंट्रोड्यूसेस अ रिसर्च क्वेश्चन एंड पोजेसेस एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हाइपोथेसिस यानी कि हम अनुमान लगाते हैं। अब मान लीजिए कि मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है वो सोशल वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे मुझे रिसर्च करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च स्टेप में भी ये पहला स्टेप होता है कि पहले हमें प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को अनुमान लगाना है, हम लोगों को यहाँ पे हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है कि इस प्रॉब्लम का क्या रीज़न हो सकता है एंड कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम हाइपोथेसिस लेते हैं, जो हम अनुमान लगाते हैं, वो ऐसे ही हवा में कोई तीर नहीं मारने हैं। इसके लिए हम लोगों को एक प्रॉपर, हम लोगों को स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रिडिक्शन लेनी पड़ती है उस स्टडी के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को हाइपोथेसिस के सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सोर्सेज में पहला आता है कि जो भी फिनोमिना है हमारा, जो भी टॉपिक है, जो भी प्रॉब्लम है हमारी, उसके बीच में रिजेंबलेंस देखनी है कि पहले ये प्रॉब्लम थी, अब ये बढ़ गई है या घट गई है, इसके बीच में हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सोर्स यहाँ पे ये हो सकता है कि हम लोगों को ऑब्जर्व करना है पास्ट स्टडीज को। हमसे पहले भी अगर किसी पर्सन ने इस टॉपिक पे रिसर्च करने की कोशिश की है तो उन स्टडीज को हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है, प्रेजेंट डे एक्सपीरियंसेस को हमें समझना है, एंड जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन सभी को देखना है कि वो इस बात पे कैसे अनुमान लगा रहे हैं, कैसे वो इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें पता होंगी तभी हम लोग गेस कर पाएंगे, तभी हम लोगों को एक आइडिया मिल पाएगा कि आगे की रिसर्च हम कैसे शुरू करें एंड क्या क्या वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करें।
ठीक है, जो पीपल की थिंकिंग प्रोसेस होती है उसको, पैटर्न को भी हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस इन्वॉल्व्स मोर एफर्ट्स देन जस्ट अ गेस। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक पे हम सिर्फ एक सिंपल सा गेस लेकर चलते हैं एंड हो गया, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को हाइपोथेसिस में बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एंड उसको, हाइपोथेसिस को अपने ट्रू साबित करने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। एक्चुअल में रिसर्च होता ही ये है कि कोई प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आई, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रिलेटेड हम लोगों ने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर दिया। अब जो हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया है वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि हम लोगों को अपने रिसर्च में इसको कंक्लूड करना ही है कि जो हमने अनुमान लगाया था वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार हमारे अनुमान गलत भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सभी अनुमान ठीक हों। मान लीजिए हमने 5 हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किए हैं, उसमें से हो सकता है 3 to 4 हमारे करेक्ट हों, 1 या 2 गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अ रिसर्च हाइपोथेसिस हैज़ टू बी सिंपल येट क्लियर टू लुक रिलायबल एंड जस्टिफाइबल इनफ। तो जो भी अनुमान लगाते हैं वो सिंपल होना चाहिए एंड क्लियर होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग हाइपोथेसिस अपना किसी के सामने प्रेजेंट भी करते हैं तो वो पर्सन समझ सके कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं एंड हमारा एक आइडिया जो है उस हाइपोथेसिस को लेकर के वो एक क्लियर आइडिया होना चाहिए एंड वो रिलायबल होना चाहिए, वो रेलेवेंट होना चाहिए हमारे रिसर्च टॉपिक से। ठीक है, अ हाइपोथेसिस मस्ट कीप एंड रिफ्लेक्ट द स्कोप फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो ये भी स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की। ठीक है, इसके अलावा हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो टाइप्स जो है हाइपोथेसिस के वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है, नल है एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। लेकिन मेजरली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो होते हैं नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड जनरली हम सिर्फ इन्हीं को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो नल हाइपोथेसिस को हम HO या ज़ीरो कुछ भी बोल सकते हैं, इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो एग्जाम में कहीं पे भी ये टर्म मिले दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 से या फिर HA से। तो ये इनके सिंबल्स होते हैं। एग्जाम में कई बार नल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस तरह से नहीं लिखा होता, सिर्फ ये दिया होता है। तो आप लोगों को अगर ये चीज़ समझ आई होगी तो आप लोग बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस काम करते हैं। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर दैट दे प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस। यानी कि जो भी प्रोसेस होती है उसका एक अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ये हम लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे सामने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं। इसके अलावा अगर हम ऑल्टरनेटिव की बात करें, सो द क्वेश्चन दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट सेज अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट और अ डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द ग्रुप्स इज कॉल्ड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, इसका मतलब ये है द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस काइंड इज टू आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ योर रिसर्च प्रोसीजर। एडिशनली इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। सो ऑल्टरनेटिव को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिसमें से कि पहला आता है डायरेक्शनल, ठीक है, एंड दूसरा आता है नॉन डायरेक्शनल। सो डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है? अ स्टेटमेंट दैट डिफाइंस द वेज थ्रू विच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स विल बी गैदर्ड and also it is generally used in the cases where you need to establish a relationship between various variables rather than making any comparison between multiple groups. So ये होता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल की अगर हम बात करें, सो एज इट्स नेम सजेस्ट अ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस does not suggest any direction for the expected outcomes. ये कोई भी डायरेक्शन नहीं बताता। ठीक है, जो आउटकम्स होते हैं इसमें ये प्रॉपर डायरेक्शन बताता है कि हम किस फ्लो में जा रहे हैं एंड कहाँ हमें जाना चाहिए। नॉन डायरेक्शनल हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं बताता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अटेंडिंग फिजियोथेरेपी सेशंस इन्फ्लुएंस द ऑन फील्ड परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। सो ये इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं नल हाइपोथेसिस की। सो नल हाइपोथेसिस को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में। ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया है नल हाइपोथेसिस का एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चंस दैट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट
दैट सेज नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट। कोई भी, अगर इस चीज़ को याद रख लो आप लोग कि एग्जाम में अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दी गई है जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट लेती है, जो कि हमें बोलती है कि यहाँ पे स्टेटमेंट या वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इसका मतलब है कि वो इसका मतलब ये है कि वो नल हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, सो इसको हम लोग डिनोट करते हैं H0 से। A null hypothesis exists as opposed to an alternative hypothesis. It is a statement that defines the opposite of the expected results or outcomes throughout your research. In simple terms, we can say that a null hypothesis is used to establish a claim that no relationship exists between the variables defined in the hypothesis. ठीक है, सो नल हाइपोथेसिस का एक सिंपल सा चीज़ है कि जहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट होगी एंड कोई भी रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता होगा, तो वहाँ पे नल हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, सो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं हम हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, सो यहाँ पे होता है कि हाइपोथेसिस हमारा क्लियर होना चाहिए, प्रिसीजन इसका अच्छा होना चाहिए एंड फोकस होना चाहिए रिसर्च पे। यानी कि रिसर्च का जो भी हमारा टॉपिक है, रिसर्च की जो भी हमारी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड ही हमारा अनुमान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम कुछ और है, अनुमान हाइपोथेसिस हम लोग कुछ और लेकर चल रहे हैं, तो वो हमारा रिसर्च कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ठीक है, द हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज टू कंसीडर इट टू बी रिलायबल। यानी कि इसका मतलब ये है कि तभी हम इसको रिलायबल मान सकते हैं जब इसका जो एम है वो क्लियर होगा एंड प्रिसाइज होगा। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। नेक्स्ट बोलता है प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द रिसर्च। जैसे मैंने बताया है कि क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, अभी हम लोग रिसर्च की बात नहीं करते हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मैं अपनी किसी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, मेरी किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो अब इस प्रॉब्लम में मैं क्यों फंसी, ठीक है, इस चीज़ का पता मुझे है कि मैंने ये कुछ गलत किया था, इस वजह से मैं इस प्रॉब्लम में फंस गई। अब है कि अब इस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इसको बाहर निकलने के मैं बहुत सारे तरीके लेकर आऊंगी, मैं बहुत सारे अनुमान लगाऊंगी, मैं बहुत सारे आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहे होंगे। ठीक है, सो इन सब चीज़ों को हम बोलेंगे हाइपोथेसिस। यानी कि हम लोगों ने कुछ कुछ अनुमान लगा लिए, कुछ कुछ आइडियाज लगा लिए कि कैसे इस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकलूंगी। ठीक है, सो अगर वो अनुमान हमें थोड़े से भी सही लगते हैं, वो आइडियाज हमें थोड़े से भी सही लगते हैं, तो हम उन पे काम करना शुरू कर देते हैं कि ये सब ये आइडिया है, चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते करते हम क्या करते हैं, अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस क्या करते हैं, हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन बताते हैं, अपनी रिसर्च तक हमें पहुंचाते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है इट एनहांसेस द ऑब्जेक्टिविटी। सो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वहाँ तक ये हमें पहुँचाने में हेल्प करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारा आइडिया जो है इस लेवल पे आकर के गलत हो जाए, हम लोग और ज़्यादा मुसीबत में फंस जाएं, तो ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च में जब भी हम लोग हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं तो वो सभी हाइपोथेसिस हमारे बिल्कुल ठीक हों। ठीक है, प्रिवेंट्स ब्लाइंड रिसर्च। ब्लाइंड रिसर्च का मतलब है कि बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं है कि मेरा अगर सोशल वर्क से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो मैं सीधे चली जाऊँ फील्ड में और अपना काम शुरू कर दूँ, कोई पता ही नहीं है कि क्या करना चाहते हैं, क्या हमारा एम है। तो अगर हाइपोथेसिस होगा तो हमारा ब्लाइंड रिसर्च नहीं होगा, ये एक प्रॉपर वे में चलेगा। तो हाइपोथेसिस को आप सिर्फ एक टर्म मत समझिएगा कि अनुमान ही तो लगाना है, एक आइडिया ही तो लेकर चलना है। ये एक ऐसा स्टेप है जो कि हमें हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाएगा, हमें बिल्कुल एंड तक पहुंचाएगा। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स जनरलाइजेशन विच आफ्टर वेरिफिकेशन बिकम्स वेल एक्सेप्टेड थ्योरी। So it should be expressed simply, specifically, and should be conceptually clear. Right, so it should be a verbal statement of the relationship between two or more variables. एक verbal statement होनी चाहिए and easy to express statement होनी चाहिए, ताकि हम किसी के सामने अगर इस चीज़ को present करते हैं तो वो एक बार में ही समझ जाएं कि हम क्या कहना चाहते हैं and क्या हमारा objective है। ठीक है, एंड यस ये हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स ये वाली स्लाइड
ठीक है। एंड ये वाली स्लाइड, इन दोनों के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स है एग्जाम में एक एज इट इज स्टेटमेंट ज़रूर पूछी जाएगी, ये मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ। ठीक है, ये बोला जाएगा कि इट शुड बी वर्बल स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो आप लोगों को बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इस तरह से होता है ना, 4 to 5 स्टेटमेंट्स दी होती है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो इस तरह के ऑप्शंस वहाँ पे आ सकते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि फ्यूचर में अगर हमें उसी टॉपिक पे फर्दर रिसर्च करनी हो तो हम लोगों को ये हाइपोथेसिस काम आए। ठीक है, फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सके, यानी कि अभी तो हम अनुमान लगा रहे हैं, आने वाले 4 to 5 मंथ्स में जब हम अपने नेक्स्ट स्टेजेस में होंगे रिसर्च के, तो हम कहाँ होंगे इस हाइपोथेसिस को लेके, ये भी आप लोगों को हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते समय ही पता होना चाहिए। इट शुड हैव द एबिलिटी टू एनहांस द ऑब्जेक्टिव, it should be operationalizable, और in other words it should be workable। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि आपने अनुमान लगाया और अभी उसको रिजेक्ट कर दिया, रात को कोई गेस कर रहे हो, सुबह को उसको रिजेक्ट कर दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो एक बार आप लोग अनुमान लगाते हो, एटलीस्ट 1 to 2 डे आप लोग उस पर काम कीजिए, तभी आप लोगों को एक आइडिया लग पाएगा प्रॉपर कि ये हाइपोथेसिस काम करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट है, इट शुड बी वेरीफाइबल, अदरवाइज कंक्लूजन्स कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम इट विदाउट चेकिंग इट्स वैलिडिटी। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक है। एंड इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ये जो 2 स्टेटमेंट्स इस तरफ है एंड 2 स्टेटमेंट्स इस तरफ हैं, आप लोग सिर्फ इनको याद रख लीजिए, आप लोगों के 2 मार्क्स पक्के हैं एग्जाम में। ये स्टेटमेंट्स एज इट इज पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे बोला गया है टाइप 1 एरर क्या होते हैं, इट अकर्स इफ एन इन्वेस्टिगेटर या फिर रिसर्चर रिजेक्ट्स अ नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली ट्रू। यानी कि एक हमारा हाइपोथेसिस था, एक हम लोगों ने किसी टॉपिक पे गेस किया था, ठीक है, हमने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बाद में हमें फील होता है कि जो हमारा गेस था वो बहुत ही सॉलिड था, ये बिल्कुल ट्रू गेस था, ये हमें आगे तक पहुंचा सकता था। इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर, जो कि एक रिसर्चर कर देता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई गेस किया, रात में गेस किया, सुबह को आप बोल रहे हो कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये अच्छा गेस था, आपने इसको खुद ही रिजेक्ट कर दिया, तो ये होगा टाइप 1 एरर। ठीक है, डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस विल बी द करेक्ट डिसीजन। ठीक है, डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस विल बी द करेक्ट डिसीजन, इस स्टेटमेंट को भी याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं टाइप 2 एरर की। इट अकर्स इफ द इन्वेस्टिगेटर फेल्स टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली फॉल्स। एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, जो कि गलत है, लेकिन हमने फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे क्या था, एक हाइपोथेसिस था जो कि ट्रू था, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, गलती से किया, जैसे भी किया, लेकिन ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो वो टाइप 1 एरर है। एंड टाइप 2 में क्या है, एक हाइपोथेसिस है जो कि गलत है, जो कि हमें गलत डायरेक्शन में लेकर जाता है, लेकिन फिर भी रिसर्चर ने या इन्वेस्टिगेटर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो टाइप 2 एरर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सो रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस विल बी द करेक्ट डिसीजन। तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना एक करेक्ट डिसीजन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को बस यही स्टेटमेंट याद रखनी है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, सो वही चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को अभी समझाई, नल हाइपोथेसिस ट्रू कब होता है एंड ये फॉल्स कब होता है, इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे टेबल में कंफ्यूजन है तो आप लोग इसी को याद रखिए, ज़्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगा एंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी फोकस कीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड वे में कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज मिलेंगे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देते हैं, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्टडी मटेरियल ना सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको मदद करता है, बल्कि इसके बाद इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। सो सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है, इसमें से अपना पेपर 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।